हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ वायरलेस एरा। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं बेसिक सिस्टम का वन शॉट लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यूनिट फर्स्ट का वन शॉट बनाया है। आप देख सकते हैं बेसिक सिस्टम थर्ड सेमेस्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स, इसके वन शॉट जो मैं लाया हूँ इसमें मेनली फ्रेंड्स मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें कवर की हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें जितने भी बेसिक सिग्नल सिस्टम के यूनिट फर्स्ट का थ्योरेटिकल कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल, उसके प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफॉर्मेशंस और वोल्टेज एंड करंट एनालॉजीज जितने भी हैं फ्रेंड्स, वो सब मैंने इसमें कवर किया हुआ है। जितना भी फ्रेंड्स इस पर न्यूमेरिकल और जो रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि ट्यू द्वारा, वो सब क्वेश्चंस का फ्रेंड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो किस किस सन में आए हुए हैं मैं वो मेंशन करके सभी क्वेश्चन लगवा दूंगा। हालांकि मैंने इस पीपीटी में वो मेंशन भी कर दिया है, आप नीचे देख लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है वो क्वेश्चन आप फ्रेंड्स पक्का है कि वो आना ही आना है, वो हर साल रिपीट करता है। आप उसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं कि बेसिक सिग्नल सिस्टम के यूनिट फर्स्ट के वन शॉट में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, पूरा सिलेबस फर्स्ट का कवर करने से पहले मैं आपको उसका कंटेंट बता देता हूँ। कंटेंट एक ओवरव्यू आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड करेगा कि आप क्या क्या कवर करेंगे, और इससे आपको समझने में और इजी पड़ेगा कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेंट में सबसे पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल विथ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर बेसिक सिग्नल सिस्टम का। ये आपका जो सिग्नल का कॉन्सेप्ट बनाता है वो आगे चल के भी आपको कंट्रोल सिस्टम और बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा। ये सिग्नल फ्रेंड्स जो बेसिक स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़, इनके ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स में भी, जैसे कंट्रोल सिस्टम है। तो इसको फ्रेंड्स जानना और याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक फ्रेंड्स कह सकते हैं प्री रिक्विसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सेकेंड टॉपिक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमें मिलता है इसमें सिग्नल, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, चाहे वो टाइम स्केलिंग हो, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, या फिर टाइम शिफ्टिंग और एक्सेट्रा, जो कि आपको नीचे मैं समझा दूंगा। और आइए देखते हैं फिर कि एनालॉगस सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़, जो कि आपको मैं बता दूंगा नीचे। कैसे टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्टेबल, अनस्टेबल, और कह सकते हैं फ्रेंड्स काउजल, नॉन काउजल, इवन ऑड, और वेरियस तरीके के सिस्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। बेसिक सिग्नल सिस्टम है जो कि सिग्नल सिस्टम का बेसिक्स आपका बनाता है। तो आप इसको एकदम देखते चलिए और समझते चलिए ईच एंड एवरी पॉइंट। आपको जो रिलेशन होगा मैं वो भी उसमें मेंशन कर दिया हूँ पीपीटी में, आप वो रिलेशन भी देख के याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिर इसका जो लास्ट सेकेंड टॉपिक है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक फिजिकल मैकेनिकल मॉडल मिलेगा, उसका आपको फ्रेंड्स फोर्स वोल्टेज एंड फोर्स करंट एनालॉजी निकालना है। ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये आपका बार बार रिपीट करता है, इस पे क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, चाहे वो 10 नंबर का है या वो 7 नंबर का है, हर साल आता है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एकदम कवर करते हुए ही चलना है। और जो लास्ट टॉपिक आप देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम्स, इसको फ्रेंड्स आप इग्नोर कर भी सकते हैं क्योंकि इसका मेजर पार्ट जो है वो कंट्रोल सिस्टम में आता है। मेजर पार्ट इसका कंट्रोल सिस्टम में आता है, और आप लोग इसको ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दीजिए, मतलब आप इसका कुछ डेरिवेशन या फिर रिस्पॉन्स इसकी जो है उस पर आप ध्यान दे दीजिएगा, जो कि मैंने उसकी इक्वेशन नीचे पीपीटी में मेंशन कर दी है। आइए देखते हैं, कंटेंट का पहला पार्ट चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज अ सीनियर मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको सभी गलतियाँ जो मैंने की हैं या फिर जहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था वहाँ आप इम्प्रूव कैसे करेंगे वो मैं बताते हुए चलूँगा। और क्या कह सकते हैं कि किस डेफिनेशन पे कितना गौर करना है, कितना नहीं गौर करना है, कितना डीप में जाना है, नहीं जाना है, इस पर भी आपको मैं बताता चलूँगा कि कितना इंपॉर्टेंस डेफिनेशन को देना है, कितना उसके इक्वेशंस को देना है, क्या करना है, सब आप देखते चलिए। जैसे कि आप पहले टॉपिक पे आ गए हैं, इंट्रोडक्शन टू सिग्नल। यहाँ पे बेसिक सा डेफिनेशन है कि सिग्नल होता क्या है। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। सिग्नल सिस्टम एक फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है इन टाइम डोमेन स्पेस, जिसमें फ्रेंड्स हम दो फॉर्म में, या तो कंटिन्यूअस या तो डिस्क्रीट पैटर्न फॉलो करके एक फिजिकल क्वांटिटी को टाइम स्पेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से वेरी करा के दिखा सकते हैं। यानी कि जो फंक्शन बनेगा था आपको
कि एक सिग्नल एक फिजिकल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, यानी कि हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फिजिकल फिनोमेना रिप्रेजेंट करता है। ये दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, मेनली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। जो आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देख रहे हैं, सबसे बेसिक और सबसे सिंपल होता है इसको समझना फ्रेंड्स। कंटिन्यूस यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। इसकी पैटर्न एक सिंगल फ्लो में ड्रॉ की जा सकती है, ये कहीं ब्रेक नहीं होता है। वहीं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, इसका वेव फॉर्म फ्रेंड्स हर पॉइंट पे ब्रेक होता है, यानी कि ये डिस्क्रीट पैटर्न फॉर्म करता है। जैसे कि आप कंसिडर करें, एक स्टेयर केस है और एक रैम्प है। रैम्प आप कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे कंटिन्यूस है, यानी कि आप यहाँ पे जो आपका फ्लो ऑफ मोशन होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा। वहीं आप देख सकते हैं एक डिस्क्रीट पैटर्न स्टेयर केस में फॉलो हो रहा है, यानी कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप पे चढ़ते हैं। जो इसके बीच का जो गैप है फ्रेंड्स, ये वाला, इस पर आपका कोई रोल नहीं है, यानी कि आप जो एक्सेस कर पाते हैं वो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप एक्सेस कर पाते हैं, ना कि बीच का। ठीक उसी प्रकार से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी होता है फ्रेंड्स। इसमें जो फ्लो होती है वो कंटिन्यूस ना होके डिस्क्रीट होती है, यानी कि वो टाइम इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, वो टाइम इंटरवल से कंटिन्यूस नहीं होती है, जिसको हम एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसके टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है जिस पे डिस्क्रीट टाइम फंक्शन डिफाइंड होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इसको सिंपली। यहाँ पे इक्वेशन आप इसका देखना चाहते हैं तो इक्वेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में एक कंटिन्यूस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे साइन फंक्शन लिया गया है, कॉस फंक्शन भी आ सकता था। यहाँ पे जो फ्लो होती है वो साइनसोइडल भी हो सकती है या फिर कोई कंटिन्यूस वेवफॉर्म हो सकती है, यानी कि अगर आप ऐसे बनाएं, चाहे ऐसे भी आप बना सकते हैं, चाहे कैसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस केस में आपको बस कंटिन्यूस शो करना है, ना कि साइनसोइडल शो करना है। ये जो सिग्नल है फ्रेंड्स साइन वाला, ये कंटिन्यूस होने के साथ साथ ये पीरियोडिक भी है। जस्ट डेफिनेशन वाइज आप जान सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा ही होगा, और कंटिन्यूस सिग्नल को जस्ट रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप कैसे भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये सब रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई ब्रेक इवन नहीं है, ये सब कंटिन्यूस फ्लो दिखा रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। जस्ट you need to see this also, you need to see this only and nothing else. Whereas you can see in discrete time signal friends, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन आपका डिफाइंड है, यहाँ फंक्शन जो है वो उसके अंदर आप देख सकते हैं जो एंगल है 2πf(n), जो यहाँ पे प्रोडक्ट n है फ्रेंड्स, ये डिस्क्रीट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं यहाँ पे कोई n का प्रोडक्ट नहीं था, यानी कि वो कोई भी डिस्क्रीट टाइम पैटर्न को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था। हालांकि यहाँ पे n का जो आप देख सकते हैं, n का मल्टीपल जो एंगल के साथ है फ्रेंड्स, वो रिप्रेजेंट करता है एक डिस्क्रीट फंक्शन। तो आइए देखते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार में है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ एक माइंड मैप बना दिया है, आप इसको देख के एक बार में समझ सकते हैं कि सिग्नल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, फिर वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, एनर्जी एंड पावर, काउजल, एंटी काउजल, नॉन काउजल, इवन एंड ऑड सिग्नल्स। तो आइए सबका बारी बारी से एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले ही आपको कि इसमें मैंने थियोरेटिकली मेनली थियोरेटिकल कवर किया है, हालांकि मैंने क्वेश्चंस भी कुछ करवाए हैं जो कि थियोरेटिकल टाइप के आते हैं इसमें। उसमें सिग्नल मॉडलिंग टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको थियोरेटिकली आप इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन सबको मैंने कवर कर लिया है। बट न्यूमेरिकल जो एक्चुअल टफ न्यूमेरिकल है इस पर जो बेस्ड है, जैसे वोल्टेज एनालॉजी वाला जो कि हर बार पूछा जाता है, उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में फ्रेंड्स कवर कर लिया है। तो मेरे यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं वो, उसका मैंने फ्रेंड्स एक प्ले लिस्ट बना दिया होगा, आप उस प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं BSS यूनिट 1 न्यूमेरिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए थियोरेटिकल कवर कर लेते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल क्या होते हैं? जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, अगर आप किसी सिग्नल को टाइम के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि उसका स्टेट कहाँ लाई कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको प्रेडिक्ट करना, जिस सिग्नल को टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेडिक्ट करना ईजी होता है उसको डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलते हैं। और वहीं एक रैंडम सिग्नल आप देख सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि अगला स्टेप इसका क्या होगा नो वन कैन प्रेडिक्ट, दैट्स वाई दिस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर टर्म्ड एज रैंडम सिग्नल्स। और वहीं देखते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक में फ्रेंड्स। तो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप सिंपली पढ़ के जान गए होंगे कि कोई भी सिग्नल अगर अपने टाइम इंटरवल को मेंटेन करता हुआ फ्लो होता है तो उसे पीरियोडिक बोलते हैं। यदि उनके टाइम इंटरवल में कोई भी वेरिएशंस होती हैं तो उसे नॉन पीरियोडिक बोला जाएगा। जैसे कि साइन वेव मैं लिया था, तो साइन वेव फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये अपने
मान लीजिए कि पीरियोडिसिटी इसकी हम ले लेते हैं 2 पाई और यहाँ पे पाई, तो इसका जो गैप है फ्रेंड्स, जो ये पाई एंगल कवर कर रहा है, ये जो गैप है फ्रेंड्स ये कांस्टेंट है, यानी कि अगला स्टेप जो लेगा ये भी पाई गैप पे ही लेगा और उसके आगे भी सिमिलरली ये लेता चला जाएगा, यानी कि ये सिग्नल ये पीरियोडिक, इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। वेयर इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए कि साइन का कोई ऐसा फंक्शन है जो कि कोई भी वेरिएशन शो कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया तो वो पाई कवर किया, बट यहाँ से यहाँ तक गया तो पाई बाई 2 कवर कर रहा है, एंड सो ऑन, उसका जो वेरिएशन होते जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएशन होती जा रही है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, उसकी जो टाइम इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है, और उसका जो पीरियोडिक टाइम है वो भी फिक्स्ड नहीं है, तो उसको फ्रेंड्स नॉन पीरियोडिक बोलेंगे। आइए देखते हैं अब इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होता है। इवन एंड ऑड सिग्नल पहचानने का सबसे बड़ा यंत्र ये है फ्रेंड्स कि आप इसके डेफिनेशन वाइज अगर आप जाएंगे, अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आएगा कि मान लीजिए कोई सिग्नल आपको दे दिया है एक्स ऑफ टी करके, और बोल देंगे कि आप बताइए कि ये इवन है ऑड, तो आपको इवन ऑड प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो सिग्नल एक्स ऑफ टी डिफाइंड है, लेट्स से आप कोई टाइम पीरियड ले लेते हैं 1 एट टी इज इक्वल टू 1, देन फ्रेंड्स आप एट टी इज इक्वल टू -1 पे भी उसको डिफाइन करते हैं। अगर वो दोनों का वैल्यू फ्रेंड्स एक बराबर आ जाता है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं, देन उसको आप कह सकते हैं कि वो एक ऑड सिग्नल है। अगर उसकी वैल्यू बराबर नहीं आती है देन वो इवन सिग्नल होता है। इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि एक इवन सिग्नल फ्रेंड्स अपने इमेजनरी एक्सिस पे सिमेट्रिक फॉर्म करता है। सिमेट्री देख सकते हैं, जो ये पार्ट है इसके इस साइड वाला पार्ट इस साइड पार्ट के सिमेट्री है, जो ये इमेजनरी एक्सिस है वाई, इसके अबाउट फ्रेंड्स जो इवन सिग्नल्स होते हैं, यहाँ इवन फंक्शन होते हैं, वो सिमेट्री फॉर्म करते हैं। और वहीं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल में क्या है, ये ओरिजिन के अबाउट कह सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री फॉर्म करते हैं, यानी कि ओरिजिन यहाँ पे जो ज़ीरो है, यानी कि ओरिजिन यहाँ पे जो ज़ीरो देख रहे हैं आप, तो ये ओरिजिन के अबाउट है, यानी कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी शो करते हैं, यानी कि फॉर एक्स फॉर टी लेस देन ज़ीरो, फॉर टी लेस देन ज़ीरो डिफाइंड होंगे। ठीक उसी प्रकार ये टी ग्रेटर देन ज़ीरो भी डिफाइंड होंगे, और इनका पैटर्न जस्ट अपोजिट बनेगा, यानी कि ये ओरिजिन के अबाउट हैं, न कि रियल एक्सिस के। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये पैटर्न इस टाइप से जाके इस टाइप आता, एक बार फिर बना देता हूँ मैं, अगर ये पैटर्न इस टाइप जाके इस टाइप आता तब आप इसको बोलते कि रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री शो कर रहा है, बट नहीं, ओरिजिन के अबाउट शो करता है। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स यही है। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपको ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, मतलब एक्स ऑफ टी रख के आपको देखना पड़ेगा, फिर एक्स ऑफ माइनस टी आप रख के देखेंगे कि ये जो सिमेट्रिसिटी है, आई मीन ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली आप इवन सिग्नल में कोई भी नेगेटिव टाइम वैल्यू रखते हैं तो वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव देता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो एक्स ऑफ टी इनिशियल लिया गया है वो एक्स ऑफ टी, यानी कि टाइम टी रखने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है, यानी कि वो सिग्नल पॉजिटिव कहलाएगा अगर उसमें कोई भी नेगेटिव टाइम रेफरेंस आप डालते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आता है वो भी पॉजिटिव रहता है। इससे फ्रेंड्स आगे आपको कोई भी एक सिग्नल रिप्रेजेंट करने को आता है, जो कि आप इवन ऑड फंक्शन की मदद से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी सिग्नल को, जैसे कि ये सिग्नल है, यहाँ पे एक्स ऑफ टी सिग्नल है, यहाँ पे एक्स ऑफ टी 2 बार रिपीट कर गया है, इसमें से इसको मान लीजिए कि x1 ऑफ टी, ये x1 ऑफ टी है, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, x1 ऑफ टी है मान लीजिए, और ये एक्स टी प्लस वाई ऑफ टी के बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस सिग्नल को इवन एंड ऑड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं, आई मीन शो कर सकते हैं। इसका भी मैं एक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं बार बार, और बहुत सिंपल होता है इसको रिप्रेजेंट करना, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको एक्स ऑफ माइनस टी कोई भी एक वैल्यू लेके इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी हो जाता है देन वो ऑड सिग्नल होता है फ्रेंड्स। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी है तो ऑड सिग्नल हो जाता है फ्रेंड्स। अगर वो इवन सिग्नल है देन अगर आप माइनस टी वैल्यू पुट करेंगे तो एक पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो इस पर ज़्यादा टाइम खर्चा नहीं करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल क्या होता है? एनर्जी सिग्नल फ्रेंड्स कोई भी ए पीरियोडिक सिग्नल को आप एनर्जी सिग्नल बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ए पीरियोडिक सिग्नल को एनर्जी सिग्नल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ए पीरियोडिक सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिनका जो एवरेज पावर होता है फ्रेंड्स वो 0 होता है, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं नेचर में, वो नेचर में कंटिन्यूस नहीं होते हैं। एनर्जी सिग्नल आर नॉट कंटिन्यूस इन नेचर,
दैट्स वाई दे हैव फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दे डीके आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसी को एनर्जी सिग्नल बोला जाता है, और उसके एवरेज पावर 0 होती है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका एनर्जी सिग्नल का डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया होगा, आप देख लीजिए, ये देखिए पीरियोडिक सिग्नल, ये पीरियोडिक सिग्नल आप देख सकते हैं। एनर्जी सिग्नल का कोई भी आपको एग्जांपल पूछेगा, आप सिंपली कोई भी अपीरियोडिक सिग्नल बना दीजिए जो कि टाइम के साथ डीके होता हुआ दिखे, यानी कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसकी एनर्जी आके 0 हो जाएगी, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज एनर्जी सिग्नल। और अगर यहीं पे आप पावर सिग्नल देखते हैं, पावर सिग्नल की खासियत क्या है, these have average energy, the total energy of power signal is 0 but the finite average power is finite, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज 0, मतलब एनर्जी, अगर पावर सिग्नल का आप टोटल एनर्जी निकालते हैं यानी कि यहाँ देखिए तो वो 0 के बराबर आएगा, बट आप देखते हैं कि फाइनाइट एवरेज एनर्जी, मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि पावर का एनर्जी फाइनाइट होता है एंड द टोटल एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज़ 0, और ये फ्रेंड्स पीरियोडिक सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर आपको पावर सिग्नल ड्रॉ करना है तो आपको उसको कोई भी पीरियोडिक सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज़ करके पीरियोडिक सिग्नल रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज पावर होता है पावर सिग्नल का वो फाइनाइट होता है, एंड जो टोटल पावर होता है पावर सिग्नल का वो फ्रेंड्स 0 होता है। फ्रेंड्स मैं मल्टीपल टाइम एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप किसी न किसी पॉइंट को कैच कर लीजिए। हालांकि मैंने अभी पहली बार पढ़ाना चालू किया है। आई एम नॉट एक्चुअली व्हाट यू कैन से, आई एम नॉट अ गुड टीचर बट आई कैन बी अ गुड एक्सप्लेनर। तो फ्रेंड्स आप देखते रहिए, बस मेरी आवाज़ों को सुनते रहिए, मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे बोलूँगा जिसको आप कैच करने की कोशिश करिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर सिग्नल का एवरेज पावर फाइनाइट होता है बट इसका टोटल पावर 0 होता है, इसीलिए फ्रेंड्स इसको एक पीरियोडिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि पावर सिग्नल का टोटल एनर्जी 0 होता है बट इसका एवरेज पावर क्यों फाइनाइट होता है। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में है, वो भी मैं आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो में शो कर दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स उसमें। आइए देखते हैं काउजल सिग्नल एंड नॉन काउजल सिग्नल क्या होता है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज सेड टू बी काउजल इफ x ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। यानी कि फ्रेंड्स एक सिग्नल को आप काउजल तब बोलेंगे जब वो सिग्नल फ्रेंड्स x ऑफ t नहीं डिफाइंड होगा फॉर t लेस देन 0। यानी कि फ्रेंड्स वो t ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड होगा बट t लेस देन 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, उसको काउजल बोलेंगे। एंड जस्ट अपोजिट एंटी काउजल, दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड फॉर t लेस देन 0 बट नॉट t ग्रेटर देन 0 आर टर्म्ड एज एंटी काउजल। इसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा वरना आप कन्फ्यूज जाएंगे इसमें। तो आप यहाँ डायग्राम से एकदम भली बात देख सकते हैं कि x ऑफ t जो है वो t ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड है, जिसको हम काउजल बोल देंगे, और x ऑफ t जो कि लेस देन 0 पे डिफाइंड है उसको हम एंटी काउजल बोल देंगे। सिमिलरली आप अगर डिस्क्रीट पैटर्न के लिए फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमें जो x ऑफ t आप ले रहे हैं उसको हम x ऑफ n कर देंगे, बाकी कंडीशन सेम रहेंगी। इसमें आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कंफ्यूज नहीं होना है। हम जितने भी सिग्नल के प्रॉपर्टीज़ या सिग्नल के टाइप्स लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, वो सभी मतलब दोनों सिग्नल के लिए यानी कि कंटिन्यूस या डिस्क्रीट हो, दोनों के लिए डिफाइंड है एक्यूरेटली, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ फ्रेंड्स मैंने गलती से दोबारा इवन एंड ऑड सिग्नल का डेफिनेशन पेस्ट कर दिया है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिगर वही है फ्रेंड्स। आइए पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ सिग्नल अब क्या होते हैं। स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ सिग्नल मेनली 4 होते हैं, यहाँ मैंने 5 मेंशन किया है। सिग्नल फंक्शन जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट में, सिग्नल फंक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है फ्रेंड्स, मेनली ये जो 4 हैं फ्रेंड्स जो आप देख सकते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। अभी साथ में कंट्रोल सिस्टम जो कि इसका मेजर सब्जेक्ट है, अभी आएगा आपका 3rd सेमेस्टर में, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो उसमें फ्रेंड्स जो रिस्पॉन्स टेस्टिंग होती है, किसी भी ऑर्डर ऑफ इक्वेशन की रिस्पॉन्स टेस्टिंग होती है, जो कि फ्रेंड्स आपको एक ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, उसमें फीडबैक आपको शो करने के लिए बोलेगा। उसमें आपको चाहे तो रैंप, यूनिट इंपल्स या फिर यूनिट स्टेप या पैराबोलिक सिग्नल का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। उससे आपको रिस्पॉन्स ड्रॉ करना रहता है कंट्रोल सिस्टम के, जो कि 3rd ईयर का सब्जेक्ट है। तो उसको आपको भी लेके पैनिक नहीं करना है, बट आपको अपना बेसिक यहाँ से क्लियर करते हुए चलना है। ऐसा ना हो कि बाद में जाके फिर आपको दोबारा डेफिनेशन देखना पड़े। तो मैं इसको आपको एकदम सिंपली बता दूंगा, आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ये ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। इसमें कोई कम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं है। यूनिट स्टेप से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जब भी स्टेपिंग करेगा, मतलब इसका जो स्टेप होगा,
इसका जो भी स्टेप होगा फ्रेंड्स वो ऑलवेज स्टेप जो होगा इसका यूनिट के फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ पे यूनिट स्टेप मेंशन किया है। अगर आप u ऑफ t को समथिंग फार्मूला अगर आप देते हैं इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी, यहाँ पे a जो एम्पलीट्यूड होगा उसका 1 होगा, बिकॉज ये यूनिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टेपिंग आपको दिख रही है वो यूनिटी पे है। और ये डिफाइंड कब होता है, द यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t is equal to 1 for all t greater than equal to 0, but it is not defined for t less than 0. I'm sorry friends, इक्वल नहीं होगा, तो आप समझ गए। t greater than equal to 0 पे डिफाइंड होता है और t less than 0 पे नहीं होता है, और t greater than 0 पे फ्रेंड्स इसकी वैल्यू 1 होती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज यूनिट स्टेप। और ये फ्रेंड्स एक क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट लाइन ऑफ यूनिटी को शो करता है जो कि इन्फिनिटी तक टेंड करती है। आइए देखते हैं फिर दूसरा यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं कि सबसे बेसिक भी है। इसके ऊपर जब जाएंगे तो आपको यूनिट स्टेप मिलता है, फिर यूनिट स्टेप के आप ऊपर जाएंगे तो रैंप मिलता है, रैंप के ऊपर जाएंगे तो आपको पैराबोलिक मिलता है। तो यहाँ पे जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिट, यहाँ पे यूनिट इम्पल्स जो फंक्शन है वो और भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन है। यानी कि जब आप यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट बचता है 1, जो कि एक इम्पल्स के फॉर्म में होता है। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन यू डिफ्रेंशिएट द यूनिट स्टेप फंक्शन, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यूनिट फंक्शन को तो आपको यूनिट इम्पल्स फंक्शन मिलता है। अगर आप आगे रैंप सिग्नल को देखते हैं, रैंप सिग्नल आप देखते हैं तो रैंप सिग्नल से आपको क्या फील आता है फ्रेंड्स कि रैंप के फॉर्म में होगा। ऑब्वियसली रैंप के फॉर्म में आपको दिख रहा है, यहाँ पर रैंप के फॉर्म में दिख रहा है। जनरली फ्रेंड्स रैंप सिग्नल इंडिकेट्स अ स्लोप इन फॉर्म ऑफ अ टी वेरिएबल, और ये भी डिफाइंड होता है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। आप देख सकते हैं टी ग्रेटर देन 0 पे ये डिफाइंड है, फॉर टी लेस देन 0 पे इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो एरिया अंडर यूनिट रैंप इज़ यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन ये कवर नहीं कर रहा है, यानी कि जस्ट सिंपली एक लाइन है। हैंस फ्रेंड्स इसका जो एरिया कवर करेगा ये यूनिट कवर करेगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि सभी में एक रिलेशन है। पहले आपको यूनिट इम्पल्स से चलना है, फिर यूनिट स्टेप पे चलना है, उसके बाद फिर आपको रैंप पे आना है। देन यू हैव टू गो ऑन द पैराबोलिक फ्रेंड्स आप इक्वेशन देख के समझ गए होंगे। जो एक्स स्क्वायर ये नॉन लीनियर होता है जिसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स आते हैं या टी स्क्वायर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो टाइम है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फंक्शन जो होती है वो पैराबोला फॉर्म करती है। हालांकि अगर आप सिमेट्री पैराबोला बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है टी स्क्वायर। जस्ट उसी सिग्नल को फ्रेंड्स पैराबोलिक सिग्नल बोला जाता है, जो कि अगेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है एंड टी लेस देन 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो फ्रेंड्स इन सब का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है वो तो ठीक है, बट इस सब का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी पूछेगा पैराबोलिक से आप निकालिए कि यूनिट स्टेप क्या बनेगा उसका, तो आपको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पैराबोलिक से अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन को तो आपको रैंप मिलेगा, रैंप से आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यूनिट स्टेप मिल जाएगा। मतलब पैराबोलिक से आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब जाके आपको यूनिट स्टेप मिलेगा। एंड सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आपको कोई यूनिट फंक्शन दिया है, उसको अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स उसको इंटीग्रेट करना है। अगर आप एक वेरिएबल बढ़ाना चाहते हैं, यूनिट स्टेप एक कांस्टेंट है, अगर आप उसका एक वेरिएबल बढ़ाना चाहते हैं, यू हैव टू इंटीग्रेट इट। तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे उसको एक बार, तो आपको एक टी मिलेगा, टी यानी कि रैंप सिग्नल मिलेगा। अगर उसको आप बार और इंटीग्रेट करते हैं, देन यू विल गेट टी स्क्वायर अपॉन 2। हैंस यू गॉट द पैराबोलिक सिग्नल एंड हियर नथिंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ जस्ट सिंपल। बस आप समझ जाइए रिलेशन इनका। सिग्नम फंक्शन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे t ग्रेटर देन 0 पे इसका जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। ये टेंड्स टू इन्फिनिटी, कांस्टेंट 1 यूनिट स्टेप शो करता है फ्रेंड्स। और जो t लेस देन 0 पे है डिफाइंड है फ्रेंड्स, उसमें ये -1 का कांस्टेंट लाइन शो करता है एंड t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 ही रहता है फ्रेंड्स। सिग्नम फंक्शन की खासियत है कि ये एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, वो t इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं, अब कैटेगराइज करते हैं सिस्टम, यानी कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं। अब तो सिस्टम देखा जाए तो सिस्टम काफ़ी तरह के होते हैं। लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, और लीनियर टाइम इनवेरिएंट, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली इन दोनों कॉम्बिनेशन इसमें है। सिमिलरली स्टैटिक एंड डायनेमिक, काउजल एंड नॉन काउजल,
इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। ये ज़्यादा नहीं पूछता इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल, पर इसको आप देख लीजिएगा, बढ़िया है डेफिनेशन इसका। स्टेबल नॉन स्टेबल मोस्टली ऑफ द केसेस आता है ये क्वेश्चन, इस सब से क्वेश्चन आता है, ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा और इस इक्वेशन को आपको वेरीफाई करना रहेगा, आइदर इट इज़ लीनियर नॉन लीनियर, स्टैटिक डायनामिक, काउजल नॉन काउजल, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट एंड एटसेट्रा। आइए देखते हैं नीचे, मैंने कुछ सिग्नल ले लिए हैं, आप उसको देख के पहचान सकते हैं। समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल भी ले लिया है। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होती है कि उनको लीनियर कहा जाएगा। जैसे कि आप जान सकते हैं, अ सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर व्हेन इट सेटिस्फाई सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसके लिए फ्रेंड्स मैंने नीचे एक लिया है क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने सुपरपोजिशन होमोजेनिटी एक्सप्लेन किया हुआ है। सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ यहीं पे। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर सिस्टम टू द सम ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ ईच इंडिविजुअल इनपुट्स। क्या समझ में आया आपको, कि अगर आप कोई भी एक वाई ऑफ टी सिग्नल बनाते हैं और वो दो प्रोडक्ट के सम का हो, मतलब दो सिग्नल के सम से बना है, x(1) एंड x(2), देन जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है फ्रेंड्स, वो जो दोनों फंक्शन है x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी के रिस्पॉन्स से ही जनरेट होगा y ऑफ टी। यानी कि फ्रेंड्स y ऑफ टी अकेले में कुछ नहीं है, बल्कि ये इन दोनों के सिग्नल के सुपर इम्पोजिशन से बना हुआ एक सिग्नल है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए सुपरपोजिशन। कोई भी एक लीनियर फंक्शन ये प्रॉपर्टी शो करता है। एंड होमोजेनिटी फंक्शन क्या, होमोजेनिटी स्केलिंग क्या होती है, या होमोजेनिटी क्या होती है। होमोजेनिटी फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप कोई सिग्नल लेते हैं, लेट्स से y ऑफ n ले लिए, जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, अगर उसमें आप कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। दैट्स वाई इसमें क्या कहा गया है कि दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट्स दैट इफ इनपुट इज स्केल्ड बाय अ कांस्टेंट फैक्टर, द आउटपुट विल आल्सो बी स्केल्ड बाय द सेम फैक्टर। अगर आप इसकी रिस्पॉन्स पे ध्यान देंगे तो जितना टाइम्स आपने स्केलिंग की है इसकी a टाइम्स या अल्फा टाइम्स, वो उसके आउटपुट बिहेवियर को भी उतने ही टाइम्स चेंज कर देगा। यानी कि जो आपको मान लीजिए कि आपको y का रिस्पॉन्स मिलता है, मान लीजिए z ऑफ t आपको मिलता है, तो z ऑफ t का रिस्पॉन्स भी a ऑफ या अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि होमोजेनिटी, यानी कि लीनियरिटी शो कर रहे हैं। अगर यही मैं आपको नॉन लीनियरिटी का एग्जांपल दूं, तो वो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, जैसे कि पैराबोलिक हो गया, उसमें टी स्क्वायर से वो डिफाइंड होता है। यानी कि अगर आप t को अल्फा टाइम्स स्केल करते हैं, देन वो जो आउटपुट मिलेगा आपको, इसको यूज करके मैं बताता हूँ। अगर आपको अल्फा टी का होल स्क्वायर करना है तो ऑब्वियसली वो अल्फा स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा टी स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि वो लीनियरिटी नहीं शो कर रहा है। These are not linear in nature, that's why these are not following homogeneity और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। यही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ऊपर फिर से। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि लीनियरिटी क्या होती है, नॉन लीनियरिटी क्या होती है, तो यहाँ पे वही फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अगर कोई भी सिग्नल है लीनियर सिग्नल, उसको तब आप लीनियर कहेंगे जब आप उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर देते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखना है। ये वाली इक्वेशन फ्रेंड्स आपको याद रखनी है कि अगर आपको कभी कोई इक्वेशन लीनियरिटी शो करने के लिए आएगा, तो आपको जैसे इक्वेशन का यूज़ करके उसमें y1 ऑफ टी आप लेट करेंगे एंड देन y2 ऑफ टी लेट करेंगे। ये दोनों आउटपुट हैं फ्रेंड्स, जिसके इनपुट फ्रेंड्स रिस्पेक्टिवली x1 ऑफ टी एंड x1 ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी होता है। यानी कि अगर आप y1 ऑफ टी आउटपुट लेते हैं तो उसका इनपुट x1 ऑफ टी लेना पड़ेगा, y2 ऑफ टी लेते हैं तो आपको x2 ऑफ टी लेना पड़ेगा। देन जो इक्वेशन बनेगा फ्रेंड्स, उसको आप इस इक्वेशन में रखेंगे। उसके बाद जो रिलेशन आता है फ्रेंड्स, उस रिलेशन को आपको देखना है कि वो उसकी लीनियरली प्रोपोर्शनल है या फिर स्क्वायरली या कुछ पावर में है। अगर वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है देन इट इज सेड टू बी लीनियर। जैसे कि यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं, मैंने एक नॉन लीनियर इक्वेशन लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे डिफाइंड होता है। आपको मैं पहले बता दिया था, एक्स स्क्वायर हो या टी स्क्वायर हो समथिंग। तो एक्स स्क्वायर ऑफ टी है, मैंने आपको बताया कि आप y1 ऑफ टी एंड y2 ऑफ टी पहले तो दो आउटपुट लेट कर लीजिए, और उसका इनपुट जो आप देख सकते हैं x1 ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी लेट किया हुआ है, तो इनको आप लेट कर लीजिए। तो उससे फंक्शन दो बार डिफाइंड होगा, एक बार में x1 ऑफ टी का स्क्वायर हुआ है, एक बार में x2 ऑफ टी का स्क्वायर हुआ है। अब दोनों को फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था, आपको इस इक्वेशन में डालना है। ये जो सबसे टॉप वाला इक्वेशन है इसमें डालना है। तो आपको क्या मिला, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन में डाला गया है, तो आपको मिल रहा है ना, ये टोटल का स्क्वायर हो जा रहा है। यानी कि जो इनपुट वैल्यू हमने दी थी, x1 ऑफ टी दिया गया था और x2 ऑफ टी दिया गया था, इन दोनों के सम के नहीं बल्कि इन दोनों के सम के
सम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि नॉन लीनियर है। सिंपली ये देखने में लग रहा है कि ये नॉन लीनियर है, हैंस इट इज़ नॉन लीनियर फंक्शन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नीचे, हैंस इट इज़ अ नॉन लीनियर फंक्शन। सिमिलरली फ्रेंड्स, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट फंक्शन क्या होता है? अगर कोई भी फंक्शन फ्रेंड्स आपका टाइम के साथ वेरी करता है, देन इट फॉर्म्स अ टाइम वेरिंग सिस्टम। और अगर कोई भी सिस्टम टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं करते हैं, तो उसको टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको भी पता है। तो उसके लिए मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फ्रेंड्स मेनली आपको इक्वेशन पे फोकस करना पड़ेगा। डेफिनेशन तो सबको याद करके चल जाता है, इक्वेशन कोई नहीं लिख पाता है, क्योंकि इक्वेशन का रिलेशन किसी को नहीं आता। तो आप देख लीजिए, वाई एन कोई एक फंक्शन है जो कि डिस्क्रीट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन। अगर आप इसमें कोई भी टाइम शिफ्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे माइनस टी टाइम्स इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस टी टाइम का शिफ्ट इसके आउटपुट में दिख रहा है आपको, वाई ऑफ एन ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एन माइनस टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि इसका आउटपुट है, अगर आप उसको माइनस टी टाइम्स वेरी करते हैं तो उसका आउटपुट भी फ्रेंड्स टी टाइम्स वेरी कर रहा है। अगर आप उसको प्लस टी करिए या फिर माइनस टी करिए, उसका आउटपुट भी उसी हिसाब से वेरी कर रहा है। इसीलिए उस सिस्टम को फ्रेंड्स टाइम वेरिएंट बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ वेरी कर गया। अगर वो टी टाइम डालने पर भी रिस्पॉन्स, उसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स था और आउटपुट रिस्पॉन्स था, वो दोनों सेम हो जाता, देन वी कैन से दैट इज़ नॉन टाइम वेरिएंट, या उसको कह सकते हैं टाइम इनवेरिएंट। बट यहाँ पे केस में आप देख सकते हैं, जब हमने माइनस टी की वैल्यू पुट की है तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम के साथ वो सिस्टम वेरी कर गया है, दैट्स व्हाई इट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। स्टैटिक डायनामिक क्या होता है एंड कॉजल नॉन कॉजल, फट से देख लेते हैं। स्टैटिक डायनामिक सिंपली रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स कि आइदर इट इज़ अ मेमोरी लेस एलिमेंट और अ मेमोरी एलिमेंट। स्टैटिक का मतलब इट विल नॉट चेक द पास्ट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, इट विल जस्ट चेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सिस्टम। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है वो, उसके पास पास्ट वैल्यू कोई नहीं होती है, पास्ट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, पास्ट वैल्यू वो लेता ही नहीं है उसके पास मेमोरी, इसीलिए उसको मेमोरी लेस कहा गया है, क्योंकि इट डजंट हैव एनी स्टोरेज, और यू कैन से दैट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पास्ट वैल्यूज ऑफ द इनपुट, वेयर द डायनेमिक सिस्टम डिपेंड्स बोथ एज वेल एज पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यूज, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मेमोरी सिस्टम। दोनों एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। x2 ऑफ t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x2 डिफाइंस दैट द आउटपुट इज ओनली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट ओनली। मतलब अगर आप x2 ऑफ t में t की वैल्यू कोई भी रखिए, यहाँ पे 0 रख के दिखाया है आपको, तो आप देख सकते हैं कि 0 वैल्यू रखने के बाद भी जो आउटपुट आ रहा है वो प्रेजेंट टाइम्स, आप उसको देख सकते हैं कि वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट पे। आप समझ सकते हैं, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आप 2 हटा दीजिए यहाँ से, तब भी जो आपका x ऑफ t है, अगर उसमें 0 रखेंगे तब भी वो 0 ही होने वाला है। सिमिलरली आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल 2 आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए एग्जांपल 2, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, जो x ऑफ t प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है, और x ऑफ t माइनस 3 जो है फ्रेंड्स, 3 है फ्रेंड्स, ये क्या डिटरमाइन कर रहा है? ये पास्ट वैल्यू डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि t माइनस 3 है। अब ध्यान दीजिए, t माइनस 3 यानी कि पास्ट बिहेवियर शो करेगा, दैट्स वाई इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। वेयर एज जो कि एग्जाम्पल 1 में था, ये ओनली x ऑफ t पे डिपेंड कर रहा था, देयर वॉज नथिंग कंपोनेंट बिसाइड द t, बट हियर वी हैव अ कंपोनेंट माइनस 3, यानी कि टाइम में से जब आप 3 सेकेंड माइनस कर देते हैं तो अपने पास्ट बिहेवियर को शो करेगा, देन इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक, बिकॉज इट डिपेंड्स बोथ प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए लिखा है पास्ट वैल्यू फॉर प्रेजेंट इनपुट, एज वेल एज मतलब प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रही है वैल्यू एंड पास्ट पे भी डिपेंड कर रही है, एंड इट इज डायनेमिक इन नेचर। कुछ इस प्रकार से कॉजल एंड नॉन कॉजल भी है, देखते हैं फ्रेंड्स। A system is said to be causal if its output depends upon the present and past inputs and does not depends on the future input। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया गया डायनेमिक वाले से, आप देख लीजिए, इसमें रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि फ्यूचर इनपुट नहीं होना चाहिए, यानी कि पास्ट इनपुट आप ले सकते हैं जो कि लिया हुआ है, प्रेजेंट इनपुट आप ले सकते हैं, अगर इन दोनों पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है आउटपुट इसका, तो उसे काउजल बोलेंगे। अगर उन दोनों के अलावा फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है, अब आप कहेंगे कि फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट कैसे देखा जाए सर, तो मैं बताऊँ आपको फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप उसके जो क्या कहते हैं उसके डोमेन आप चेक करिए। जैसे एक्स ऑफ टी का जो डोमेन है एक्स ऑफ टी माइनस 3 है ना,
तो 3 माइनस है यानी कि 5 बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि टाइम में से 3 सेकंड माइनस किया गया है, जो कि आपके प्रेजेंट या फ्यूचर को नहीं दिखा रहा है। टाइम के आप पीछे चले गए हैं, टाइम के पीछे चले गए हैं, यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि टाइम में कुछ वैल्यू माइनस हुई है, यानी कि उसके पास्ट बिहेवियर को शो कर रहा है। अगर यही कुछ वैल्यू प्लस हो जाएगी तो उसके फ्यूचर बिहेवियर को शो करेगा। समझ सकते हैं आप? ये तरीका फ्रेंड्स अगर आप बैठा लेते हैं दिमाग में तो आप तुरंत पहचान जाएंगे क्या पास्ट है क्या फ्यूचर है, और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम है, किस टाइप का सिस्टम है। एक्स ऑफ टी प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स ऑफ टी सिंपली एक्स ऑफ टी है। यहाँ इसमें कोई भी कंपोनेंट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो उसको टाइम स्केलिंग बोलते, उसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सिग्नल अपने प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू दो पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पास्ट वैल्यू दोनों पे डिपेंड कर रहा है, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज काउजल। वेयर एज नॉन काउजल में क्या होता है, वो प्रेजेंट और पास्ट पे तो डिपेंड करेगा एज वेल एज डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इनपुट्स ऑल्सो, मतलब उसमें फ्यूचर इनपुट भी होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेंस दिस इज नॉन काउजल एंड दिस इज काउजल। समझ गए? आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम बोलने का सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी इनपुट देते हैं और उसके रिस्पॉन्स में आपको आउटपुट एक बाउंडेड आउटपुट मिलता है, यानी कि फाइनाइट आउटपुट मिलता है। बाउंडेड मीन्स फाइनाइट, अनबाउंडेड मीन्स इनफाइनाइट। अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हैं ऐसा, मान लीजिए कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं एक्स ऑफ टी। अब टी का वैल्यू आप ऐसा पुट कर देंगे कि वो वैल्यू इनफाइनाइट देने लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फाइनाइट नहीं है। हेंस इट इज अनस्टेबल सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट लेट्स से फाइनाइट एम्पलीट्यूड। अगर वही आप फंक्शन कोई ऐसा लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ टी लिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर ऑफ टी में अगर आप कोई भी एक बाउंडेड इनपुट देते हैं, लेट्स से आप कुछ भी देते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, 2 दे दीजिए, तो 4 प्रोड्यूस 2 के पावर 2 दे दीजिए, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अगर 2 देंगे तो 4 प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली 2 के पावर में रेस्पेक्टिव आप कुछ भी, सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप एक्स टू द पावर 2 मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी देंगे तो उसी हिसाब से उसके स्क्वायर जनरेट करेगा। यानी कि वो एक तो आप बाउंडेड इनपुट देंगे तो वो बाउंडेड आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो सिग्नल स्टेबल कहलाएगा, क्योंकि वो बाउंडेड इनपुट के साथ साथ बाउंडेड आउटपुट आपको देगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी। सिमिलरली फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन का लिमिट अगर आप बाउंडेड लिमिट तक डिफाइंड है तो वो स्टेबल होगा। अगर वो इन्फानाइट यानी कि उसका जो इट गोज़ टू इन्फानाइट, यानी कि अगर उसको आप इन्फानाइट रेंज तक इन्फानाइट लिमिट लगा के उसको डिफाइन करते हैं तो अनबाउंडेड कहलाएगा, जिसकी वजह से वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन केस में आपको डिपेंड करता है कि आप लिमिट क्या लेते हैं, उसी हिसाब से डिफाइंड होता है। तो समझ गए हैं फ्रेंड्स आप कि एक स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है। अगर आप बाउंडेड इनपुट देते हैं उसके हिसाब से जो आउटपुट आता है वो बाउंडेड होता है, यानी कि फाइनाइट होता है, तो उसको आप स्टेबल सिस्टम बोलेंगे। अगर वो अनबाउंडेड आउटपुट देता है यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू कुछ समथिंग देता है तो उसको अनस्टेबल सिस्टम बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं फटाक से। बेसिक सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एम्पलीट्यूड। सिग्नल जो बेसिक सिग्नल अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन सिग्नल आपको मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार रिमेंबर करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने आपको यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स, रैम्प और पैराबोलिक, ये जो बेसिक स्टैंडर्ड सिग्नल थे इनको मैंने आपको जो पढ़ाया उस पर ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होते हैं फ्रेंड्स। ये 6 हैं, बट इसमें से ये 2 हैं जो ये बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं उतने। मोस्टली ये जो 4 के टॉप में है, स्केलिंग, रिवर्सल, एडिशन एज वेल मल्टीप्लिकेशन, इन चारों ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको अप्लाई करने आना चाहिए किसी भी सिग्नल पे। हालांकि आप अभी बेसिक सिग्नल में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको ऑब्वियसली कि इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है 1-2 नंबर में, कोई भी 2 सिग्नल देगा उसको बोलेगा कि ऐड करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को आए हैं, बट कह सकते हैं कि आप अपने प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए मतलब आप अपने प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई 2 सिग्नल को अगर ऐड किया जाएगा तो आउटपुट क्या रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो उसको आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ सिग्नल क्या होता है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ सिग्नल यानी कि जो आप सिग्नल के एम्पलीट्यूड होता है, मान लीजिए कि हम लेते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू a x ऑफ t। तो यहाँ पे जो a देख रहे हैं फ्रेंड्स एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, इसको आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको स्केल कर सकते हैं। अगर एम्पलीट्यूड आप यूनिटी लेते हैं तो उसको यूनिट स्टेप बोलेंगे, 2 लेते हैं तो सिमिलरली वो ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड जाएगा 1 के। तो इसी से फ्रेंड्स मैंने कुछ यहाँ पे शो किस कर दिया है कि अगर आप ट्वाइस x ऑफ t लेते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड दुगना हो जाएगा। अगर उसका 1/2 लेते हैं मतलब 0.5 टाइम्स हो जाएगा दैट ऑफ सिग्नल ऑन द टॉप। मतलब जो एम्पलीफिकेशन या अटेन्यूएशन होती है वो उसके एम्पलीफिकेशन फैक्टर पर डिपेंड करती है। और एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है यानी कि जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो
अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर उसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल आप देख लीजिए, इन दोनों टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स। एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको कोई भी सिग्नल को 180 डिग्री फेस प्रोवाइड किया जाता है, फेस शिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट। वो कैसे होगा? जब आप उसके टाइम वाले वैल्यू को टोटली नेगेटिव लेके शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि अगर वो डिफाइंड है फॉर द पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस और आप उसके रिस्पॉन्स को फॉर नेगेटिव टाइम के लिए ड्रॉ कर देते हैं, तो वो आपको नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे रिस्पॉन्स देने लगता है। यानी कि जो आपका पहला सिग्नल था उसका आपने 180 डिग्री फेस शिफ्ट कर दिया, यानी कि रिवर्स कर दिया, तो उसीलिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल ऑफ द सिग्नल। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे। एडिशन ऑफ सिग्नल क्या होता है? सिग्नल को ऐड करना, ऑब्वियसली कुछ समझने वाली बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। सिग्नल आप x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी समथिंग, अगर आप n टाइम्स कोई भी सिग्नल लेते हैं, उनका एडिशन जो होगा एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा y ऑफ टी, जो कि इन सारे प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करेगा अपने में। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल एक लेके चल रहा हूँ, आप उसको देख के समझ सकते हैं। सिग्नल x1 ऑफ टी है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है और वो टाइम इंटरवल -1 और 3 के बीच में डिफाइंड है, और x2 ऑफ टी सिमिलरली 0 से 2 तक डिफाइंड है जिसका एम्पलीट्यूड 2 है। जब इन दोनों का सम किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको y ऑफ टी मिल रहा है जो कि x1 प्लस x2 ऑफ टी के बराबर है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो सम अप हो जाता है और जो टाइम इंटरवल है वो मैक्सिमम टाइम इंटरवल को ले लेता है, यानी कि जो सिग्नल 1 का मैक्सिमम टाइम इंटरवल था वो इसमें आ गया, और जो इसका एम्पलीट्यूड था वो इसमें ऐड अप हो गया, और जो सिग्नल फॉर्म हो गया वो y ऑफ टी हो गया। आइए देखते हैं मल्टीपल ऑफ सिग्नल क्या होता है। Signal multiplication is also basic signal operation. The multiplication of two or more signal involves multiplying their amplitude, which creates a new signal. The basic operation is very useful in the process of modulation and filtering. हाँ फ्रेंड्स, अभी आप आगे डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लायर फ्रेंड्स उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर। तो उसके मदद से फ्रेंड्स कोई भी दो सिग्नल जो आप पास करेंगे यहाँ और यहाँ, उसका एक आउटपुट जनरेट होता है जो कि उन दोनों का प्रोडक्ट आपको देता है, प्रोडक्ट जो कि आपको उसका प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, वो आपको मल्टीप्लायर, जो कि एक एनालॉग सर्किट है फ्रेंड्स, वो आप पढ़ेंगे अभी बेसिक बेसिक नहीं, वो डिजिटल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अब आपको थर्ड सेमेस्टर में आएगा, थर्ड ईयर में आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, थर्ड ईयर में आएगा वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दो सिग्नल लेते हैं, x1 ऑफ टी एंड x2 ऑफ टी। तो x1 ऑफ टी को फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, x2 ऑफ टी इस तरीके से डिफाइन किया है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा फ्रेंड्स, तो इस केस में फ्रेंड्स जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइम इंटरवल जो है वो फ्रेंड्स वो नहीं चेंज होगा, बल्कि क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 एम्पलीट्यूड हमको मिल गया है, यानी कि जो इफेक्ट है y ऑफ टी पे वो x1 ऑफ टी के प्रोडक्ट विथ x2 ऑफ टी जनरेट हुआ है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन इस पे जो पूछा गया था AKTU 2021 में, इसको ये क्वेश्चन मोस्टली थ्योरेटिकल है फ्रेंड्स। इसमें बस आपको क्या करना था, आपको जस्ट जो क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी ऑफ DT सिस्टम, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम का मतलब समझ गए हैं कि आपको जो फंक्शन लेना है वो y ऑफ टी ना लेके y ऑफ n के टर्म्स में जाना है आपको, और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल को आप याद कर लीजिए, ये कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो, ये दोनों में अप्लाई होता है फ्रेंड्स। तो आपको इस क्वेश्चन में इसका डेफिनेशन लिखना है प्लस इक्वेशन लिखना है। ब्लंडर मिस्टेक क्या होता है कि आप डेफिनेशन लिखने बैठेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन ही मत छाप दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको उसमें इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करने हैं, आपको एक्सप्रेसिव बनना है, ना कि आपको एलेबोरेटिव बनना है। आपको थ्योरेटिकल चीज़ें कवर करनी है बट एक लिमिट तक। ज़्यादा थ्योरेटिकल होंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको थ्योरेटिकल मतलब ज्ञान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप सटीक बातें नहीं लिख पा रहे हैं। सटीक बातें लिखने के लिए आपको इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। इक्वेशन आप उसका नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर सटीक नहीं मिलेगा। अगर आप सुपरपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका एक बेसिक इक्वेशन होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी, जिसमें एक फैक्टर a1 यहाँ आता है और b1 यहाँ आता है। तो इसको आपको शो करना रहता है। अगर आप ये नहीं शो करेंगे तो आप समझ जाइए कि आपका नंबर कटेगा, क्योंकि टोटल थ्योरेटिकल होना बिल्कुल सही नहीं है सेमेस्टर पेपर में। कुछ आप एक्सप्रेसिव हुआ करिए, आपको जो भी पता है उस टॉपिक के बारे में वो सब लिखिए जो कि उससे रिलेटेड है, ना कि बाकी सब कुछ। समझ सकते हैं आप फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल
अब थ्योरेटिकल पर लिख लेंगे, जिसका फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन जो फॉर्म होता है आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इसमें मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था पीपीटी में फ्रेंड्स पीपीटी में आपका इक्वेशन अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा था, तो इस पर मैं एक आपको वीडियो जो बोला था प्रोवाइड करने के लिए न्यूमेरिकल का, उसमें आपका एक इक्वेशन जितने भी हैं इसके फ्रेंड्स मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेके आपको करा दूंगा, आपको मैं शो कर दूंगा इक्वेशन एक्यूरेटली क्या होता है। जो मैं हाईलाइट किया हूँ फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हालांकि आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको मैं इस पर लिख के रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये लिनियरिटी शो करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन क्या होते हैं। ऑब्वियसली इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे आप जरूर जाइएगा, ये जरूर लिखने की कोशिश करिएगा वहाँ पे। डिजिटल फिल्टर डिजाइन में इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है, सिग्नल मॉड्यूलेशन जो कि आप पढ़ेंगे अभी डिजिटल कम्युनिकेशन में, कंट्रोल सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम का। तो इसकी बेसिक्स पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन वेदर द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम जो कि दिया हुआ है xt ऑफ कॉस 100πt, ये लीनियर नॉन लीनियर है, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, काउजल है या नॉन काउजल है। तो ये सब आप देख सकते हैं। आपको पहले लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी प्रूफ करनी है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं बताया पीपीटी में इक्वेशन कॉपी करना या फिर उसमें टाइप करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो 100 ml लिखा हुआ है एक्चुअली 100 ml नहीं है, ये 100πt है। आप देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा एक बार, कुछ इक्वेशन फ्रेंड गलत कॉपी हो गई हैं। इस पार्ट को फ्रेंड्स छोड़ दीजिए, मैं इसको दोबारा आपको करवा दूंगा अपनी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, तो इसको स्किप कर दीजिए। बाकी आपका सेकेंड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम इनवेरियंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप एक्स ऑफ टी जो आपको दिया गया है, एक्स ऑफ टी जो आपको दिया गया है फंक्शन, उसको फ्रेंड्स आप टी टाइम्स शिफ्ट करते हैं तो उसी हिसाब से उसका जो आउटपुट है फ्रेंड्स वो भी टी टाइम्स शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो टाइम पे डिपेंड हो रहा है। अगर आप इसका रिस्पॉन्स इनिशियल रिस्पॉन्स और फाइनल रिस्पॉन्स देखेंगे आफ्टर टाइम टी एंड आफ्टर टी माइनस टी नॉट, इन दोनों में फ्रेंड्स डिफरेंस ऑब्वियसली आ जाएगा और आपको पता है कि ये दोनों सिग्नल फिर मैच नहीं होंगे। That's why the two output signals are not the same and hence it has varied with the time. That's why it is a time variant signal. Similarly आप स्टेबिलिटी पे आइए। कॉस फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? कॉस फंक्शन एक जनरेट करता है फाइनाइट आउटपुट जनरेट करता है 1 से 1 तक। अगर आप इसको कोई भी बाउंडेड इनपुट दीजिए तो कॉस फंक्शन एक फाइनाइट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो कि 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है। दैट्स वाई क्या कह सकते हैं कि अ सिस्टम अगर बाउंडेड इनपुट देने पे बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उसको स्टेबल बोला जाता है। हैंस दिस फंक्शन कंस्टिट्यूट ऑफ अ कॉस फंक्शन, दस इट इज़ अ बाउंडेड, यानी कि दस इट इज़ अ स्टेबल सिस्टम, क्योंकि वो बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। काउजलिटी पे देखते हैं फ्रेंड्स। काउजल पे क्या आप कह सकते हैं कि द आउटपुट मस्ट डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द आउटपुट टाइम टी डिपेंड्स ओनली ऑन द सेम टी, मतलब कि आउटपुट सिर्फ टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द पास्ट। यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया तो उसको काउजल बोलेंगे, बल्कि अगर ये पास्ट पे डिपेंड कर जाता तो ये सिग्नल क्या है, नॉन काउजल हो जाता। बट इसमें से कोई एक क्या कह सकते हैं सेटिस्फाइड है, यानी कि जो फंक्शन है वो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ काउजल सिस्टम, यानी कि ये काउजल है। नॉन काउजल कब होता है? जब ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का कोई कंपोनेंट ही नहीं है इसके साथ, देन इट इज़ कॉल्ड एज काउजल सिस्टम। अब आइए देखते हैं डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है। डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर लीनियर एंड मैकेनिकल सिस्टम। डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फ्रेंड्स मेनली एक ही चीज़ पे फोकस करता है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप किसी बॉडी का लेट से m मास है, उसको हर साइड से फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, हर साइड से इस पर अलग तरीके के फोर्स पड़ रहे हैं। अगर इन सभी फोर्स का नेट चेंज 0 होता है, यानी कि सम ऑफ फोर्सेस का नेट चेंज, यानी कि हम सभी साइड से फोर्स लगा रहे हैं बट इससे कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, देन बॉडी इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम, और उस केस में सभी फोर्सेस का समेशन 0 हो जाता है। डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यही कहता है फ्रेंड्स, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी क्रिएटिंग अ नॉट क्रिएटिंग एनी चेंजेस
thus considered to be stable and the summation of all forces will be equal to 0। आइए उसको देख लेते हैं एक बार। इस बॉडी पे आप देख सकते हैं लगने वाले फोर्सेस जो भी हैं, जैसे कि F हो गया जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो ये आप डैशबोर्ड देख रहे हैं इसको C से रिप्रेजेंट किया है या फिर इसको आपको B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका FBD डायग्राम फ्रेंड्स नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो FBD बनेगा आपका, एक मास है, बॉडी है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग राइट साइड, बाकी जो फोर्स एक्ट कर रही है जैसे स्प्रिंग की फोर्स इसको इस साइड में खींचने की कोशिश कर रही है, और जो इसमें इनर्शिया है, बॉडी के मास ऑफ इनर्शिया है, वो भी इसको इस डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रही है, यानी कि फोर्स अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड लगेगा। और अगर बॉडी इस साइड मूव करेगी देन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, जो कि FD से शो किया गया है, और जिसकी इनर्शिया की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको FI से डिनोट किया गया है, और जो इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग है उसको FE से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में जब डीलैम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाया गया है तो यहाँ पे जो नेट सम ऑफ फोर्स है उसको 0 शो किया गया है, क्योंकि देयर इज़ नो नेट मूवमेंट। अगर किसी साइड में कोई एक चेंज हो जाएगा देन इसका मतलब ये है कि इन चारों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स ने नेट रिजल्टेंट शो किया है, दैट्स वाई बॉडी उधर मूव कर गई है। बट यहाँ पे कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब यही है कि जो नेट फोर्स लगा है वो आपका 0 के बराबर है, दैट्स वाई बॉडी हैज़ नॉट मूव्ड एंड इट इज़ रिमेन्ड एट इट्स इक्विलिब्रियम। तो उससे इक्वेशन हम जो बनाएंगे आप उसको देख सकते हैं, अगर वो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, F is equal to kx where k is the spring constant and x is the distance travelled by the body, whereas the inertia mass जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है कि द फोर्स जनरेटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन को फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल डेरिवेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो आप इसको उस फॉर्म में लिख लीजिए। एंड यहाँ पे जो CV आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं बल्कि FB के बराबर है, FB फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर है, जिसको वेलोसिटी को फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में शो कर दिया गया है dx/dt। इसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। इस सारी चीज़ों को आप फ्रेंड्स यहाँ इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को फ्रेंड्स आप जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया कि आपको कोई लिनियर मोशन का मॉडलिंग करना है तो आपको ये सारे इक्वेशन शो करने पड़ेंगे, वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और जो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम पर अप्लाई होता है उसको कुछ इस प्रकार से हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि जहाँ पे K is the stiffness constant of the shaft and the body with J is what? J is the moment of inertia about its axis, and T is the torque acting along the radius of the body, and the displacement which is covered, it is represented by alpha angle or theta, and the torque is represented by T, the frictional force is represented by C, and K is the stiffness constant of the axis, and J is the moment of inertia of the body। यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। अगर कोई भी मैं गलती से मिस स्पेल कर दे रहा हूँ या फिर कुछ भी फ्रेंड्स मैं मिस डायरेक्ट कर दे रहा हूँ तो इसीलिए मेरे ये लिखी हुई चीज़ें हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं। आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इक्वेशन बनेगा आप देख सकते हैं, जो स्प्रिंग की वजह से जो थीटा एंगल कवर हुई है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक ध्यान दीजिएगा कि लीनियर मोशन में आप फोर्स लेके चलते हैं बट रोटेशनल मोशन में आपको टॉर्क लेके चलना पड़ेगा। तो टॉर्क का इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, टॉर्क T इज इक्वल टू K इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ट्रेवर्स्ड या फिर एंगल रोटेटेड बाई द टॉर्क T एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड TI इज द इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी कि J के हिसाब से जो चेंज हुआ है, यानी कि खुद के इनर्शिया की वजह से जो चेंज हुआ है वो टॉर्क है, एंड TD इज द टॉर्क बाई द डैम्पिंग या विस्कस फ्रिक्शन, जो कि सरफेस और उसके नीचे पड़े हुए ऑब्जेक्ट या सरफेस और उसके बीच में लगा हुआ फ्रिक्शनल जो फोर्स है टॉर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि उसके परपेंडिकुलर लगा है 90 डिग्री है। आइए देखते हैं आगे। तो इसी फॉर्म में जब इस पे फ्रेंड्स आप डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल लगाते हैं तो आपको इक्वेशन जो मिलता है फ्रेंड्स वो इस प्रकार से मिलता है।
आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसका सम ऑफ जीरो आप कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी इक्वेशंस हो गए यहाँ से आप पुट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फ्रेंड ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं है, आपको जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिफरेंशियल फॉर्म में ये सब लिखने आने चाहिए। इस पर मैं क्वेश्चन जो है आपको वो क्वेश्चन वाली वीडियो में डाल दूंगा। थ्योरेटिकली इसको कवर करते हैं फटाफट। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड फोर्स करंट एनालॉजी, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक बार देख लेते हैं। ट्रांसलेशनल सिस्टम में अगर आप किसी फोर्स, मास, विस्कस डैम्पिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इन सबको आप अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इस केस में फ्रेंड्स आता है कि एक मॉडलिंग आपको दिया जाता है जिसमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट शो किया जाएगा और आपको उसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड फोर्स करंट एनालॉजी में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आपको दिया जाएगा ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया जाता है, मेनली लीनियर ही होता है, रोटेशनल बहुत कम ही आया है, हालांकि लीनियर मैकेनिकल सिस्टम याद करके जाइए। उसका क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जैसा कि मैंने बताया बार बार। तो फोर्स जो है वो वोल्टेज से रिप्लेस होता है, मास इंडक्टर से रिप्लेस होता है। डैम्पिंग कांस्टेंट वो आर माने रेजिस्टेंस से रिप्लेस होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट कैपेसिटेंस से, डिस्प्लेसमेंट क्यू से रिप्लेस होता है। वेलोसिटी आपका रिप्लेस होता है करंट आई से, यानी कि फ्लो रिप्रेजेंट करता है। इन सबको याद करने का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आप ये देखिए कि अगर आप किसी मैकेनिकल सिस्टम में कोई फोर्स लगाते हैं उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक फोर्स लगता है जिसको वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। मास यानी कि जो इनर्शिया होता है वो एक इंडक्टर रिप्रेजेंट करता है अपने इंडक्टेंस के फॉर्म में। एक रेजिस्टेंस जो कि फ्लो को रेजिस्ट करता है वो रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि कैपेसिटी होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल होल्ड करने की, उसी प्रकार से चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है कैपेसिटेंस की। जो डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसी को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्यू मतलब कितने चार्ज किस स्पीड से कितने पोटेंशियल पर ट्रेवल कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी यानी कि फ्लो क्या होता है मैकेनिकल सिस्टम में, वही करंट रिप्रेजेंट करता है इन फॉर्म ऑफ आई इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कि कितना फ्लो हो रहा है। तो यानी कि ये मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों एनालॉजी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फोर्स वोल्टेज या फोर्स करंट भी हो सकता है। फोर्स करंट में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये करंट रिप्लेस हो जाता है वोल्टेज से एंड वोल्टेज हो जाता है करंट से। और कुछ इसमें सी और आर का कुछ चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स, उसको मैं एकदम एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन करके बता दूंगा। फिलहाल देखिए यही क्वेश्चंस मैंने आपको मेंशन किया था जो मैं पीपीटी में इन्वॉल्व किया हूँ, जिसको मैं आपको बाद में इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड मोस्टली बहुत बार रिपीट किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि 7 मार्क्स में आते हैं 18, 19, 21 और 22, ये बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके लगा जाते हैं, क्या पता ये अगले साल या इसी साल आ जाए। अगले साल तो नहीं फ्रेंड्स, इसी साल ही आएगा, तो आ भी सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार रिपीट किया गया है तो ऑब्वियसली आई थिंक सो ये आ सकता है। इसका क्वेश्चंस तो मैंने मेंशन कर दिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में आपको करवा के एक का सॉल्यूशन फ्रेंड्स करवा के मैं इसका एक यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा BSS चैप्टर 1 सॉल्व क्वेश्चंस, और ये भी कुछ रेगुलर आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है एक जो कि काफ़ी इजी है, इसको बस लगाने का तरीका आना चाहिए। इसको मैं करवा के एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बच गया ये लास्ट टॉपिक फ्रेंड्स, इसमें कुछ खास नहीं है, जैसा कि मैंने बताया इसका मेजरली पार्ट जो है कंट्रोल सिस्टम में आता है। हालांकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, कुछ टॉपिक्स को मैंने कुछ ज़्यादा एलोबरेट कर दिया है वन शॉट के माध्यम से देखा जाए तो। आप लोग क्या करिएगा, उसको 2x में देख लीजिएगा, कुछ स्किप करके वीडियो भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये बात मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। आप देख लीजिए कि ये जो एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम है, इसमें जो ये जो टर्म्स है kx, इसका इक्वेशन तो ऐसे बनता है, बट ये kx जब 0 के बराबर हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कि जो RHS साइड इसकी 0 हो जाएगी, तो इसको क्या बोला जाएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म करेगा ये होमोजीनियस, जिसका सॉल्यूशन करना बहुत ईजी हो जाता है। बट अगर ये इक्वेशन में जो ये kx फॉर्म है, अगर ये 0 नहीं होता है इसके राइट साइड वाला, और ये फ्रेंड्स कोई भी एक इसमें कोई भी एक फंक्शन दिया रहता है इसके राइट साइड, देन इट इज़ नॉट टर्म्ड एज होमोजीनियस, तब वो नॉन होमोजीनियस हो जाता है। यानी कि RHS इसका 0 नहीं होगा तो वो एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इसके कुछ आप बेसिक चीज़ें आप देख लीजिए कि रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है इसका क्या होता है। इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो t है, स्टेडी स्टेट गेन जो k कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ लीजिए क्या होता है, कुछ देख लीजिए जो कि बहुत बेसिक है, ज़्यादा कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या है कि आपको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट किया डिफरेंशियल फॉर्म में। अगर इसका आप लाप्लास देते हैं तो लाप्लास की फॉर्म में ये फ्रेंड्स बन जाएगा x² + 2 जीटा ओमेगा NS, यहाँ पे ओमेगा n नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में फ्रेंड्स हम लोग कंट्रोल सिस्टम में इसका डेरिवेशन करते हैं। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्पिंग रेशियो पे इसके अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड पे इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है।
फ्रेंड्स इसका रिस्पॉन्स ड्रॉ किया जाता है हर एक केस में, और सभी केस में इसका राइज टाइम, पीक टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट आप उसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सारा कुछ आपके 3rd ईयर के कंट्रोल सिस्टम के चैप्टर में आएगा। इसमें बहुत बेसिक्स दिया हुआ है, आप चाहें तो इन इक्वेशन को जस्ट याद कर सकते हैं। क्या पता पूछ दे कि 2 नंबर में कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का इक्वेशन क्या होता है, वो लिख दीजिए। डैम्पिंग रेशियो को डिफाइन करने के लिए तो आया नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। सेकंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है फ्रेंड्स, वो इस प्रकार से जनरेट होता है। इस इक्वेशन को उतना अभी फिलहाल के लिए याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। मेनली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको ऊपर कवर करवा ही दिया है। ये सब चीज़ें मेनली फ्रेंड्स कंट्रोल सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो कंट्रोल सिस्टम आप इसको बढ़िया देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ और ओवरव्यू देखना है तो आप जस्ट पढ़ के चल जाइए, और यहीं पे हम लोग वन शॉट को जितना भी थ्योरेटिकल था फ्रेंड्स हम लोग कवर करके ख़त्म कर चुके हैं। तो आगे चल के मैं फ्रेंड्स इसमें जितने क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं उसके वीडियो में आपको जैसे बताया हूँ मैं अपलोड कर दूंगा। मैं कुछ पॉइंट को ज़्यादा रिपीट किया हूँ फ्रेंड्स, तो आप उसको स्किप कर दिए या फिर गौर से सुनिए, ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स। मुझे जैसा लगा मैंने आपको समझाया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो बाकी के वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगा न्यूमेरिकल वाले। तो यहीं तक ये वीडियो हम एंड अप करते हैं, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।